64 सीटों पर जारी मतदान में सबसे ज़्यादा सीट सीमांध्रा की, सभी सीमांध्रा की सीट 25 सीट है। वहां पर वोटिंग की रफ्तार तेज पकड़ रही और पहली बार बतौर सीमांध्रा के वोटर के तौर पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें जगन मोहन रेड्डी खुद सबसे पहले सुबह वोट देते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा और सबसे तेजी से वोट पड़े हैं। तकरीबन 24% वोट पड़ चुके हैं। 9 बजे तक के आंकड़े जो हम आपको दिखला रहे हैं, इसमें अलग अलग जगहों के ये आंकड़े बतलाते हैं कि लगभग औसतन 11%, क्योंकि अमेठी में 10.4% की वोटिंग हुई है। यूपी में कुल जो सीटें पर वोटिंग हो रही है उसमें 11% के वोट पड़ चुके हैं। यूपी की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में कहीं भी बीजेपी 2009 में नहीं जीती थी, जहां पर सेंध लगाना चाह रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 24% मतदान हुआ है, ये एक बड़ी बात है और ये 9 बजे तक का आंकड़ा है। आंध्र में 14.6%, आंध्र का मतलब यहां पर सीमांध्रा का हिस्सा है। तेलंगाना में वोटिंग हो चुकी है। उसके अलावे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल की 6 सीट है। पश्चिम बंगाल की जिन 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर कहीं भी ममता बनर्जी की एक भी सीट नहीं है। 4 सीपीएम ने जीती थी, एक सीपीआई और एक फॉरवर्ड ब्लॉक ने वासुदेवाचार्य के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह है, जो कुछ देर पहले हमारी संवाददाता से बात कर रही थी और बता रही थी कि नहीं, अभी भी बरकरार है उनका जादू और इस बार चुनाव में वोटरों के जरिए निकल कर आएगा। हम लगातार कुछ चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, संवाददाताओं के पास भी चलेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे भी जुड़ चुके हैं। चर्चा को अभय जी हम आप ही से जरा जोड़ दें और चाहेंगे फटाफट कमेंट करते चलें, क्योंकि क्या बीजेपी के भीतर राजनीतिक बेचैनी सत्ता को लेकर बढ़ी और ये अधीरता मोदी में कहीं ज़्यादा तेजी से आ गई? जो परिस्थितियां थी देश में राजनीतिक माहौल में, यूपीए कटघरे में था। जब से भारतीय जनता पार्टी 2004 में सत्ता से वंचित हुई है, सत्ता उसके हाथ से गई है, वो राजनीतिक बेचैनी तभी से चली आ रही है और वो राजनीतिक बेचैनी आज तक कायम है, एक दूसरे रूप में। इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के सबसे ज़्यादा बेचैन दौर से गुजर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक व्यक्ति ने, जो कि क्षेत्र में था, उसने आकर केंद्रीय नेताओं को अपदस्थ कर दिया है। केंद्रीय नेता ये इस गुमान में बैठे हुए थे कि उन्हें हटा ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास, पार्टी का इतिहास बताता है कि कोई भी क्षेत्र का नेता उनको केंद्र में जगह नहीं ले सकता। लेकिन एक क्षेत्र का नेता आया, उसने इन नेताओं को हटा दिया और इन नेताओं को मजबूर कर दिया कि वो उसका नेतृत्व माने। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है, इसके बारे में केवल कयास लगाया जा सकता है। ये एक अधीरता थी। हम रामकृपाल जी जरा हम एक बार, हमको लगता है दर्शकों को एक बार सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने पहुंचते ही जो तंज कसा है वो अभी पहले सुन लेते हैं। अमेठी पहुंचते हैं। देखिए भैया, मेरा फोकस लोकतंत्र को मजबूत करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, महिलाओं को, युवाओं को। ये मेरा लक्ष्य है। अब वो जो कहते हैं, लेकिन जो नीच जाति के हैं इसलिए उनको टारगेट कर रही है गांधी फैमिली, इस पे आपका क्या कहना है? नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं जी। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने पर उतर रहे। आपने ये कह दिया ये नीच की राजनीति है। भाइयों बहनों, मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं। लेकिन मेरे भाइयों बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? आप मुझे बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? कोई मुझे बताए, मैंने नीची जाति में पैदा होकर के कभी किसी जाति पे नफरत की है क्या? किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है क्या? मैं हैरान हूं, मुझ पे इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया गया। भाइयों बहनों, ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं
मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। यह भाषण डुमरियागंज में दिया गया था। अमेठी में राजीव गांधी पर निशाना साधा गया था। फैजाबाद में राम की तस्वीर और राम मंदिर का भी जिक्र था। हम रिपोर्टर के पास चले। रामकृपाल जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे। ये अधीरता, ये तंज, दोनों परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? क्या चल रहा है नरेंद्र मोदी के मन में? देखिए, नरेंद्र मोदी के मन में सीधी सीधी एक बात है कि जो आंकड़ा बीजेपी या मोदी जी का है कि आंकड़ा पहुंचना चाहिए, अब उस आंकड़े में अगर कोई कमी रह गई है तो पूर्वांचल की ये 32 सीटें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पूर्वांचल में कोई भी जातीय समीकरण पिछले 25-30 साल से, जब से कांग्रेस, वहाँ तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से कांग्रेस, ये सीट नहीं आ रही है इसलिए बेचैनी बढ़ी है? नहीं, वही अगर देखिए सीट, अगर वो जो जादुई आंकड़ा है, अगर 45 से 50 यूपी से नहीं आती तो फिर जो इनका आंकड़ा है, जो उम्मीद है, वो पूरी नहीं होती। तो इस आशंका में कि कहीं अगर ये 30-35 या उससे नीचे अटक गया तो दिक्कत होगी। इसलिए आप देखें कि पूरे इस इलेक्शन के दौर में पहली बार उन्होंने पूर्वांचल में जा कर के जातीय समीकरण की बात की है, अपनी जाति बताई है। उस जगह पे जहाँ 20 साल से 25 साल से कांग्रेस को हटा करके, बीजेपी को हटा करके, एक तरह से 15 साल से मायावती यानी अगड़ों और ये बैकवर्ड और दलितों की राजनीति संघ के प्रचारक नहीं है, सीएम नहीं है, पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इस तरह की भाषा हो रही है। संकेत क्या है? वोट सिर्फ जीत चाहिए, सिर्फ जीत चाहिए हर हाल में, बिल्कुल कुछ भी हो जाए। वो ताजुब सी जाहिर सी बात है कि देखिए इस यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अभी आप एक सवाल कर रहे थे जिसमें यह था कि बीजेपी UPA 2 का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा था, तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी थी? ईमानदारी की बात है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इंतजार कर रहे थे। वो एक स्टेपनी की तरह, 5वें टायर की तरह थे कि भाई अगर पंचर हो जाएगा गाड़ी तो हम ही निकाल फिट बैठेंगे। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे और मोदी पूरी तरह से इंतजाम कर रहे थे। गुजरात इलेक्शन के बाद से मोदी ने 2 काम किया, इन लोगों को अलग करने का, किनारे हटाने का इंतजाम किया, और उसके बाद ये जो कुछ आज आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने का इंतजाम किया आपने है। अच्छा बताया, वो इंतजार कर रहे थे और ये इंतजाम कर रहे थे। अमिताभ सिन्हा आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की बात हो रही है तो वरुण गांधी का जिक्र होगा ही बगल में। क्या स्थिति है वहाँ पर, खासतौर से वोटरों का रुझान क्या है, ये जरा हमें बताइए। और क्या वरुण गांधी भी राहुल गांधी की तर्ज पे बूथ बूथ घूम रहे हैं? अमिताभ। बिल्कुल प्रसून, वरुण गांधी लगातार बूथ बूथ घूम रहे हैं प्रसून। और जहां तक वोटरों का रुझान है, कम से कम वरुण गांधी माने न माने, कम से कम घर घर मोदी का नारा यहां नजर आया है प्रसून। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जो सुल्तानपुर अमेठी का इलाका है, इसके बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। न प्रियंका राहुल इधर आ रहे हैं, न वरुण गांधी उधर जा रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की रैली हुई, वरुण गांधी उस रैली में नहीं जाते हैं। तीसरी बात, वरुण गांधी के पोस्टरों में नरेंद्र मोदी नजर नहीं आते हैं। वरुण गांधी बार बार अपने पिता और नाना जवाहरलाल नेहरू उन सब के विरासत की बात कर रहे हैं। तो वरुण गांधी 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला, पंडित जी की विरासत, गांधी नेहरू परिवार का गढ़। दूसरा, उनके पिता की कर्मभूमि की बात कर रहे हैं। तीसरा, इस कर्मभूमि में उनके सपने को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रसून, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दलित मतदाता भी काफी बड़ी संख्या में है, मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। बीएसपी यहाँ अच्छी लड़ाई दे रही है, उसके उम्मीदवार अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। महारानी अमिता सिंह अपने पति के नाम पर भली चुनाव लड़ रही हो, लेकिन यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। तो लड़ाई कांटे की टक्कर है। लेकिन वरुण से मुलाकात के बाद तो यही कहा जा सकता है कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिता और परिवार की विरासत भी है, कर्मभूमि भी है, और दूसरा, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर वो मोदी की लहर भी है यहाँ पर। ये आपने अच्छा जिक्र किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दरअसल अमेठी और सुल्तानपुर के बीच में। लेकिन फैजाबाद में मौजूद है बालकृष्ण। एक लाइन ऑफ कंट्रोल तो इस दौर में अयोध्या, राम मंदिर और विकास को लेकर भी खींची गई थी, लेकिन फैजाबाद के भाषण में ही वो मिटी जब तस्वीर नजर आ गई मंच पर। लोगों का रुझान मंदिर को लेकर है, विकास को लेकर है, रोटी को लेकर है, रोजगार को लेकर है, क्या है वहां पर? बालकृष्ण। जो पहले तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था, विवाद अपनी जगह, लेकिन अगर आप पर वोटों से बात करें, उम्मीदवारों से बात करें, तो जो राम मंदिर है उसको नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ। जो
जो एक राम मंदिर से जुड़े रहे थे, उसके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन वो भी राम मंदिर के नाम पर वोट हैं। वो भी लोगों को ये समझाने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने फैजाबाद में आकर जिस राम राज्य की बात की थी, वो राम राज्य वही है जिसके बारे में मोदी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो मोदी के अच्छे दिनों का जिक्र ही करते हैं और वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है कि फैजाबाद में, उसके आसपास के इलाकों में जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। खासतौर पर जो युवा वोटर हैं, जिससे बहुत सारे वोटरों से हमारी बात हुई, उनमें से कई वोटर ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि लल्लू सिंह उम्मीदवार हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहते हैं और जाति और नरेंद्र मोदी, यही जो इशू है, या तो नरेंद्र मोदी के लिए लोग वोट कर रहे हैं या उनके खिलाफ कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार अमिताभ, आपने जो जिक्र किया था, श्वेता खड़ी है अमेठी में। आप तो सुल्तानपुर में हैं, लेकिन श्वेता, क्या जिस जगह पे थी जो जिक्र हो रहा था, क्या वाकई राहुल गांधी बूथ बूथ घूमते हुए आप जहां पर हैं वहां भी पहुंचे? ऐसी उम्मीद की जा रही थी प्रसून, लेकिन चूंकि यहाँ से सुरक्षा अचानक जो कमांडो दस्ते के जवानों का जिक्र हमने किया था वो अचानक यहाँ से चले गए, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जो सुरक्षा भी है यहाँ पर बहुत ही कम रह गई है, जितनी जरूरत है किसी बूथ पर उतनी, उससे ज्यादा बड़ा मसला ये हो रहा है प्रसून की जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बहुत सारे बूथ ऐसे हैं अमेठी में जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग को अंजाम दिया जा रहा है। और दिलचस्प ये है कि 38 नंबर बूथ का भी जिक्र वो कर रहे हैं। 38 बूथ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ नहीं तो 10 कैमरा टीमें एक बार में जरूर रह रही हैं इस जगह को देखते हुए, और यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा नहीं और बहुत भारी सुरक्षा थी। 42 की बात की जा रही है कि वहां पर सबसे ज्यादा हो रही है, वहां हम जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग बूथों की बात आ रही है। चुनाव पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और यही वजह है कि जो तमाम उम्मीदवार हैं और खास करके राहुल गांधी जो पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। और इस सब के बीच में बस हो इतना रहा है कि अगर गड़बड़ी हो भी सकती थी तो नहीं हो रही है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी जा रही है राहुल गांधी के मद्देनजर। तो किस तरह के ज्यादा वोटरों की शिरकत हो रही है? महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, या सब मिला जुला रूप नजर आ रहा है? जिस बूथ पर मैं हूं प्रसून और इसके आसपास के जो बूथों के बारे में बताया जा रहा है, महिलाएं बड़ी तादाद में आ रही हैं, खासकर इस वक्त को देखते हुए, क्योंकि घर का काम आपका हो जाता है, सुबह का खाना हो गया है, आप खाना दोपहर का बना के और उसके बाद निकल आते हैं, तो महिलाएं बड़ी तादाद में निकल रही थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, धूप सर पर चढ़ रहा है, सूरज चढ़ रहा है, वैसे वैसे जो तादाद है वो थोड़ी सी घट रही है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे दिन ढलेगा और आखिरी घंटे में पहुंचेंगे, उस वक्त फिर एक बार पिक करेगा पोलिंग। गर्मी यहाँ बढ़ी है, लेकिन गढ़वाल में अच्छा मौसम है। हमारे संवाददाता गढ़वाल में भी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास चल रहे हैं। मौसम तो वहाँ अच्छा है ऋषि, जहाँ पर आप मौजूद हैं, अच्छी पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मतदान केंद्र तक पहुँचना या मतदान केंद्र कितनी विकट स्थितियों में वहाँ पर मौजूद है, चूँकि हर चीज़ ध्वस्त हुआ था आपदा के दौर में। प्रसून जी, अगर हम बात करें चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों की, तो वहां पर मतदान केंद्रों तक पहुंचना खासी चुनौती बना हुआ है। और कल खुद जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी, उनका कहना था कि रास्ते नहीं है, उन्हें पहाड़ियां चढ़ के मतदान केंद्रों तक जाना पड़ रहा है। लेकिन बात अगर पौड़ी गढ़वाल की, पौड़ी शहर की करें, तो यहाँ पर स्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई है और इसीलिए सुबह से मतदान केंद्रों पर लोग खासी तादाद में पहुंच भी रहे हैं और ज्यादातर युवा उसमें खासी भागीदारी दिखा भी रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं प्रसून जी, यहाँ पे दो मायने निकल रहे हैं चुनाव के। पहला तो केंद्र की राजनीति के लिए ये चुनाव हो रहा है, सेंटर के लिए चुनाव हो रहा है। लेकिन आज सुबह हमने बात की सतपाल महाराज से, जो कांग्रेस छोड़ के हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उनका कहना था कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो ये उत्तराखंड जो होगा वो सेंटर की सरकार को, केंद्र की सरकार को सतपाल महाराज का फ्री गिफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं भीतर खाने जो जोड़ तोड़ चल रही है उसका इशारा साफ तौर पे आज सतपाल महाराज ने दे दिया है। लेकिन इस जोड़ तोड़ का नतीजा क्या निकलेगा, ये 16 मई को ही पता चल सकेगा कि सरकार किसकी बनती है उसके बाद। लेकिन फिलहाल जो सवाल आपने पूछा था मतदान केंद्रों को लेकर के, तो अगर रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों की बात करें जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ इलाकों में आते हैं, जहां पर ज्यादातर तबाही हुई थी, वहां पर जरूर कुछ स्थितियां इस वक्त पक्ष में नहीं है वोटरों के। लेकिन बाकी के जो इलाके हैं वहां पर अनुकूल स्थितियों में फिलहाल मतदान चल रहा है।